हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा पार्ट जो हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस कैसे आते हैं, साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आप स्किप कर सकते हो। तो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर। अब सोचो वो कौन सी? तो जी हाँ, वो है आपकी प्रेसिडेंट, जो कि डील करती है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक। ठीक है, सारे प्रोविजंस मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आप आज ऐसे पढ़ना कि आप अपनी लाइफ में कभी ये प्रोविजंस ना भूलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 52 से, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप याद रखना कि आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। केवल वो क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना तो जरूरी है ही है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर देयर मे बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, शैल। इसका मतलब मैंडेटरी क्लॉज है ये कि होना ही होना है प्रेसिडेंट तो आपका। दूसरी चीज, अच्छा, आर्टिकल 52 को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं रीड विद ऑलवेज आर्टिकल 62 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 65। अब ऐसा क्यों? आर्टिकल 52 की सिंपल सी बात क्या हमें समझ में नहीं आई जो हमें इन आर्टिकल्स के साथ उसे पढ़ना पड़ेगा? तो हाँ, आर्टिकल 52 को हमें हमेशा इनके साथ इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ के दिखाती हूँ मैं आपको। आ जाइए आप, आर्टिकल 52 तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 62। 62 निकालो अपने बेयर एक्ट्स में। Time of holding election to fill vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill casual vacancy। अच्छा, अब जहां पर मैं आपको बोलूं आपको उस जगह पर अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी। अगर बाय चांस प्रेसिडेंट के, बाय चांस क्या, वैकेंसी तो आती है ना, तो अगर प्रेसिडेंट के पोस्ट में, ऑफिस में वैकेंसी है तो उसको फुलफिल करने का कितना टाइम आपके पास है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वैकेंसी आएगी कैसे, कैसे एक प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। तो हमारे ये होते, पहले हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं। An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term। अगर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का जो अगर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का एक्सपायरेशन हो रहा है, मतलब उसका टेन्योर खत्म हो रहा है प्रेसिडेंट का, तो उसके टेन्योर खत्म होने से पहले पहले क्या हो जाना चाहिए? प्रेसिडेंट शैल election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term। उससे पहले पहले उसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना जरूरी है। ठीक है, क्लॉज 2 क्या बोलता है? एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी। अच्छा, ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा, इसको अंडरलाइन करना, एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमने एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इसको पढ़ा है। केवल एक सिचुएशन ऑफ वैकेंसी पढ़ी है अब तक हमने। सब क्लॉज 2 में आइए, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन, आगे पढ़ो, और रिमूवल और अदरवाइज। अदरवाइज क्या हो सकते हैं? या तो कैजुअल वैकेंसी जैसे कि इलनेस या एब्सेंस, या फिर रेजिग्नेशन तो मैंने आपको बताया, इम्पीचमेंट जो कि आर्टिकल 61 में है, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल से अभी पढ़ाने वाली हूँ। ड्यू वैकेंसी ड्यू टू डिक्लेरेशन ऑफ हिज इलेक्शन एज नल एंड वॉइड, आर्टिकल 71, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था उसको ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, तो भी तो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। और क्या है लास्ट हमारा? डेथ। अगर इन सब सिचुएशंस में आता है, फर्स्ट वाले को छोड़ के इन सब सिचुएशंस में आता है वैकेंसी, ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? shall be held as soon as possible after and in no case, highlight कर लो इसको, and in no case later than 6 months from the date of occurrence of vacancy। इसको भी अंडरलाइन करना, फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। जिस डेट से वैकेंसी आई है उस डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन, अगर इन सब चीजों में है, वैकेंसी कैसे आई है? इन सब चीजों से, तो इलेक्शन हो जाना चाहिए अंडर 6 मंथ्स। ठीक है, and in no case later than 6 months from the date of occurrence of vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall
subject to the provisions of Article 56, अभी ये भी हम पढ़ेंगे, be entitled to hold office for a term of 5 years. President कब तक अपना tenure कब तक होता है उसका, तो 5 years from the date on which he enters upon his office. 5 years को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 5 years की उसका टेन्योर कितना है, तो 5 years। और रेजिग्नेशन, ये जो एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, इसके लिए क्या कोई फिक्स दी गई है कि कब से हमारा वैकेंसी, जैसे ही वैकेंसी आई इसके थ्रू, तो क्या कोई फिक्स्ड टेन्योर दे रखा है कि आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन इतने टाइम में ही हो जाना चाहिए, तो नहीं। फिक्स्ड टेन्योर किस बेसिस पे दे रखा है, तो इन बेसिस पे दे रखा है, ठीक है। कितना है फिक्स्ड टेन्योर, तो वो 6 months है। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, सब आता आपके बेयरट से ही है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि बेयरट इज अ की। अगर आपने बेयरट को पढ़ लिया तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो ही जाना है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया आर्टिकल 62, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया आर्टिकल 52 के साथ 62 क्यों पढ़ना है, क्योंकि 52 में केवल इतना बोल के उन्होंने छुट्टी कर दी कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट की वैकेंसी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, कितने टर्म में एक प्रेसिडेंट, जैसे वैकेंट हो गई सीट, तो कितने टर्म में दूसरा प्रेसिडेंट आ जाना चाहिए, तो वो भी हमें इस आर्टिकल के थ्रू पता चल गया। अब आर्टिकल 65 क्या बोलता है, Article 65 is the vice president to act as president or to discharge his function during casual vacancies in the office or during the absence of president. अब casual vacancies के बारे में बात चल रही है बस, ठीक है। casual vacancies illness absence, तो ये बोलता है कि अगर मान लो कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कैजुअल वैकेंसीज की वजह से वैकेंट हो गया, कोई प्रेसिडेंट तब तक आया भी नहीं, इलेक्ट भी नहीं हुआ, अब उस ऑफिस को कौन संभालेगा, तो सिंपल सा आंसर है, उस ऑफिस को संभालेगा आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। In the event of occurrence of any vacancy in the office of president by reason of his death, resignation or removal or otherwise, ठीक है, death, resignation, removal or otherwise, मतलब casual vacancies, otherwise the vice president, underline करो इसे, the vice president shall act as president until the date on which a new president elected in accordance with the provisions of this chapter to fill such vacancy enters upon his office. वाइस प्रेसिडेंट उस ऑफिस को संभालेगा प्रेसिडेंट के, जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके उस ऑफिस को होल्ड ना कर ले, ठीक है। दिस इज अबाउट आर्टिकल 65 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ में आया ना अब आपको ये। अब हमेशा याद रखना आर्टिकल 52 के साथ हमें कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, तो आर्टिकल 52 उसके 10 अगले, मतलब आर्टिकल 62 सब क्लॉज 2 और साथ में आर्टिकल 65, ये कॉम्प्लीमेंट्री है आर्टिकल 65, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रेसिडेंट के ही नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो कौन सा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन केवल मार्जिनल हेडिंग से आ जाता है इसमें कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कौन सा आर्टिकल में है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग सीधा सा याद करो, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये क्या बोलता है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जाहिर सी बात है, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले वाले क्लासेस में बताए थे कौन कौन से, लेजिस्लेचर जो कि लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इन्फोर्स करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो कि लॉ को इंटरप्रेट करता है, जो कि जस्टिस प्रोवाइड करता है अपने पीपल को, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। तो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके हाथ में होगी, प्रेसिडेंट के हाथ में होगी ना, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री, तो फिर एग्जीक्यूटिव पावर होगी किसके हाथों में, प्रेसिडेंट के हाथों में। सो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड shall be exercised by him either directly or, underline करो, either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. क्वेश्चन कैसे आ जाता है, अब सबको पता है कि आपको यह आंसर हमेशा पता होगा कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथों में होती है, तो प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, यह आप सबको पता होगा। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे घुमाएगा एग्जामिनर, वो आपसे ये पूछेगा कि प्रेसिडेंट उस पावर को एक्सरसाइज करेगा कैसे। ऑप्शंस, ओनली डायरेक्टली, ओनली इनडायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए जब आप, और ये तब आपको तब पता होगा जब आपने बेरक को अच्छे से पढ़ा होगा,
ठीक है, तो कैसे एक्सरसाइज करेगा, या तो डायरेक्टली भी कर सकता है और वो अपने सबॉर्डिनेट को भी ऑथोराइज कर सकता है और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है, क्या है वो, एम्परर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी 1947। इस केस में ये बोला था कि अब पार्लियामेंट जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, तो लेकिन वो कैसे उसको फंक्शन करेगा, तो यहाँ पर तो बता रही है कि इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड्स हैं अब वो डिफाइन कौन करेगा, तो वो डिफाइन करेगा जुडिशरी, कोर्ट करेगा। कौन से केस के थ्रू किया था, एम्परर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी 1947 के केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला कि द वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, power not to be power to be exercised in such a manner as in written in the constitution of India। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के पास पावर तो है, ये एग्जीक्यूटिव पावर तो है, ठीक है, सारी एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, बट he shall exercise such powers and he is bound to exercise such powers in accordance with the aid and advice of council of ministers। जैसा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, उसको अपना एग्जीक्यूटिव पावर वैसे ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ एम्परर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी 1947 का केस था वो। इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, इसमें लिख लेना आप। और दूसरी चीज, अब सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं हम 53 का। विदाउट प्रेजुडाइस to the generality of foregoing provisions, the supreme command, underline करो, the supreme command of defense forces of the union shall be vested in president and the exercise thereof shall be regulated by law। डिफेंस फोर्सेस जो होती हैं यूनियन की, उनका मेन किस चीज में है, तो वो भी प्रेसिडेंट के पास में है। द सुप्रीम कमांड, कौन, उन्हें किसका सुप्रीम कमांड होगा ओवर द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन, तो दैट इज प्रेसिडेंट। ये तो सिंपल सी बात हुई। Nothing in this article shall be deemed to transfer the president, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है, सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। आर्टिकल 52, 53 एंड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, आर्टिकल 54 एंड 55 को हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल 54 जो है वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, now we move towards the election of president and manner of election of president। so उसके लिए हम पढ़ते हैं article 54 of the Indian constitution, which is election of president। so the president shall be elected by the members of an electoral college consisting of, ये भी prelims का एक बहुत important question है कि वो college consisting of, तो क्या है, point A is the elected members of both the houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha के elected members, and point B is the elected members of legislative assemblies of the state। ठीक है, legislative assemblies of the state के भी आपके elected members होने चाहिए, और elected members of the parliament। these are peoples जो कि president को वोट करेंगे। आपने कभी सुना है हम बोलते हैं कि हम president को वोट देने जा रहे हैं, तो this is not possible। तो यही लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। हमारा क्या होता है, हम इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने उन लोगों को जो कि प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, हमने उन लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव, एज सच रिप्रेजेंटेटिव माना। अब वही लोग हमारी तरफ से जाके किसको इलेक्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू द कॉलेज ऑफ elected members of both the houses of parliament and elected members of the legislative assemblies। Now the next is manner of election of president, that deals with article 55। manner क्या होता है, अब अच्छा इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी है, वो सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि manner of election of president is proportional by way of proportional representation by means of a single transferable vote। ठीक है, कैसा होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आई होप आप सबको ये पता हो, छोटी क्लासेस में सबने पढ़ा होगा सिविक्स में। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द वे ऑफ proportional representation and by means of single transferable vote। अच्छा, और ये होगा कैसे, थ्रू द सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट क्या होता है ये भी पता ही होगा आप सबको। तो दिस इज द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 56।
which is term of office of president, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 years होता है. Tenure of the president is 5 years. The president shall hold office for a term of 5 years. कब से? From the date on which he enters upon his office. ठीक है? But provided that the president may, by writing under his hand address to the vice president, resign his office. प्रेसिडेंट को अगर अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन देना हो, रिजाइन करना हो, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देगा? वाइस प्रेसिडेंट को. और वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देगा? प्रेसिडेंट को. इतना समझ लो, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है. वो उसको देगा. Clause B is the president may, for the violation of the constitution, be removed from the office by impeachment in a manner provided in Article 61. Article 61 is very important for exam point of view. Article 61 is related to the impeachment of president. क्या grounds होते हैं वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं. So the president for the violation of the constitution, वो remove भी किया जा सकता है. अभी हमने पढ़ा था ना vacant कैसे होता है, by removal भी था उसमें. तो the president may, for the violation of the constitution, be removed from the office by impeachment in the manner prescribed in Article 61. Or the president shall, notwithstanding the expiration of this term, continue to hold office until his successors enters upon his office. जब तक कोई सक्सेसर अपने उस ऑफिस में आ नहीं जाता तब तक प्रेसिडेंट वहां का सब कुछ संभाल सकता है. ठीक है, यही लिखा है. द प्रेसिडेंट शैल नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म. पर ये किस केस में है? एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म हो रहा है. ये नहीं कि उसको रिमूवल या उसका इम्पीचमेंट हो गया तब भी, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक वो सब कुछ देख सकता है. नो, ओनली इन द केस ऑफ जब उसकी सीट कैसे वैकेंट हुई है? बाय द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टेन्योर. सो द प्रेसिडेंट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टेन्योर कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट द थिंग्स until his successors enters into his office. Now, subclause 2 is any resignation addressed to the vice president under clause A of the proviso to clause 1 shall forthwith be communicated by him to the speaker of the house of people. Underline, highlight कर लो. वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया. अब वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करेगा इस चीज के बारे में? तो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उसको सबसे पहले जाकर वो इन्फॉर्म करेगा कि प्रेसिडेंट ने मेरे को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है. ऐसा याद रखना. ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल 56 समझ में आ रहा हो. तो आर्टिकल 52 में क्या है? प्रेसिडेंट. 53 में क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. 55 में मैनर ऑफ द इलेक्शन. 50 नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर्टिकल 58. कल तक की क्लास में हमने सारे आर्टिकल्स प्रेसिडेंट के पढ़ रहे थे, उसमें आर्टिकल 58 से हमें स्टार्ट करना है. एक्चुअली कल मेरा माइक बंद हो गया था तो मुझे आज उसके लिए आगे से कंटिन्यू करना है. तो आर्टिकल 58 क्या बताता है? क्वालिफिकेशन किसकी? प्रेसिडेंट के इलेक्शन की. तो टेक आउट योर बेयर एक्स. आर्टिकल 58 पढ़ने से पहले 57 भी एक बार पढ़ लेते हैं. 56 तक हमने पढ़ लिया था जो कि था टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. उसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, या फिर एक बार 56 भी पढ़ ले. उसमें था कि प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, मतलब टेन्योर क्या है? 5 years है. एंड द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड, मतलब बाय रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को. और वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा अपना रेजिग्नेशन. और क्या होगा कि द प्रेसिडेंट में फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट. ठीक है, जैसे ही हमें लगेगा कि प्रेसिडेंट वायलेशन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का, तो आर्टिकल 61 में उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस दे रखा है. उसके थ्रू पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को हटा सकती है, रिमूव कर सकती है फ्रॉम द पावर, फ्रॉम हिज ऑफिस. नेक्स्ट इज the president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. Okay, and subclause 2 is any resignation addressed to the vice president under clause A of the proviso to clause 1 shall forthwith, मतलब जैसे ही प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देगा वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको बताएगा? प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन लेटर दिया अपना वाइस प्रेसिडेंट को. अब वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो जाकर इमीडिएटली इन्फॉर्म करे स्पीकर ऑफ द लोकसभा को. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 56. नाउ 57 इज एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन. सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड फॉर
president is entitled or eligible for re-election. यही लिखा है आर्टिकल 57 में। और ऐसा प्रेसिडेंट जो कि जिसका री इलेक्शन हुआ था वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, एक और ऐसा था जो अनअपोज्डली जिनका री इलेक्शन हुआ था, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल 58, जहां से हमें स्टार्ट करना था, जो कि है क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस, क्वालिफिकेशंस क्या है? पहली है कि ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। हाईलाइट कर लो 35 ईयर्स, क्योंकि प्री में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैक्सिमम एज कितनी है प्रेसिडेंट की। सी पॉइंट है इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। क्वालिफाइड को सर्कल कर लो। इज क्वालिफाइड ये नहीं बोल रहा है ये क्लॉज कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, वो बस इतना बोल रहा है कि प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। क्वालिफाइड होना चाहिए पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना नहीं चाहिए। ठीक है। सब क्लॉज 2, a person shall not be eligible for election as president if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the said government. अब क्या क्या अंडरलाइन करना है इसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, लोकल और अदर अथॉरिटी। ठीक है, केवल और केवल यूनियन का रोल नहीं है यहाँ पे, स्टेट का भी है, लोकल अथॉरिटीज का भी है। ये बोलता है कि कोई भी प्रेसिडेंट जिसका इलेक्शन है, ठीक है, वो तब क्वालिफाई होगा इलेक्शन लड़ने के लिए जब वो कहीं ना तो वो यूनियन में, ना वो स्टेट में, ना फिर वो लोकल अथॉरिटी में उसका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या? तो सबसे पहली बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल से लिया गया है। ठीक है, इस मॉडल से हमने इसको अडॉप्ट किया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसी चीज होती है कि जिससे हमें गवर्नमेंट से रेम्यूनरेशन मिल रही हो, हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो कुछ। ठीक है, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज रिलेटेड टू सम पेक्यूनरी बेनिफिट्स और एडवांटेजेस रेम्यूनरेशन रिसीविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम एक ऐसे ऑफिस में हैं, हम एक ऐसी पोस्ट पर है जिससे हमें गवर्नमेंट से रेम्यूनरेशन मिल रही है, कितनी भी मिल रही हो इट डजंट मैटर। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट के अंदर हो, गवर्नमेंट के अंदर आपका ऑफिस आता है, तो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल अ पर्सन shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is president or vice president of the union or the governor of any state is a minister or is minister either for the union or for any state। अब ये एक्सप्लेनेशन आपको ये बता रहा है कि कौन से लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएंगे, कि वो गवर्नमेंट में भी हैं और लेकिन उनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट में है ऑल्दो, लेकिन ऐसा नहीं माना जाएगा कि उन्होंने एक ऑफिस होल्ड कर रखा है जिसमें गवर्नमेंट उन्हें रेम्यूनरेशन दे रही है, जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे कौन से हैं? ऑल्दो उन्हें पेक्यूनरी बेनिफिट्स तो मिल ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन तब भी उन लोगों को हम इस चीज से, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सक्लूड करते हैं। और वो कौन कौन से लोग हैं? या तो सिटिंग प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि उसका री इलेक्शन हो सकता है ना, तो री इलेक्शन हो सकता है। तो री इलेक्शन अगर उसका री इलेक्शन हो सकता है तो अभी वो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो है ना उनका, लेकिन तब भी वो री इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, तो इसलिए समझ में आ रही है चीज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नर। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी स्टेट का गवर्नर हो। फिर आता है मिनिस्टर, ईदर ऑफ द यूनियन और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन सारे लोगों को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सक्लूड करते हैं कि ये गवर्नमेंट के अंडर तो है लेकिन इनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, अच्छा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी आते हैं। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज वेरी लीडिंग केस and it was held in this case by the Supreme Court that office of profit literally means that when you have a pecuniary advantage or when you have a monetary benefits from the receiving from the government. This was held by the Supreme Court in this particular case. Now the next is Bihari Lal Dobre versus Roshan Lal Dobre 1984.
ये बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें एक ऐसा टेस्ट प्रोवाइड किया गया कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और क्या नहीं है, मतलब कौन सा ऑफिस, कौन सा पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और कौन सा नहीं है। और क्या टेस्ट था वो, कि उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि एक मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को अगर हम आंसर करेंगे तो एट लास्ट हमें पता चल जाएगा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है या नहीं आता है। क्या क्वेश्चंस हैं? तो फर्स्ट इज वेदर द गवर्नमेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट। क्या जो ऑफिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता लगाना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है या नहीं आता है, कि क्या उसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज whether the government has right to remove or dismiss the holder। जिसने भी उस ऑफिस को होल्ड करा हुआ है, क्या गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो उसे रिमूव या फिर डिसमिस कर सकता है। नेक्स्ट इज रिम्यूनरेशन, कि उसे रिम्यूनरेशन कौन दे रहा है, क्या उसे गवर्नमेंट रिम्यूनरेशन दे रही है। नेक्स्ट इज whether functions performed is for government, जो होल्डर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है क्या वो गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इज whether government control over functions and duties of a holder, जो होल्डर की फंक्शंस एंड ड्यूटीज है उनके ऊपर कंट्रोल किसका है, क्या गवर्नमेंट का है। तो अगर हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि जिस भी ऑफिस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज अ पर्टिकुलर टेस्ट which was decided by the Supreme Court in this particular case, बिहारी लाल डोबरे वर्सेस रोशन लाल डोबरे। ठीक है, so this is all about article 58. now we will move forwards article 59. आर्टिकल 59 है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अब कुछ क्वालिफिकेशंस थी आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 के तुरंत बाद जो कि आर्टिकल 59 है उसमें कुछ कंडीशंस भी दे रखी होंगी। तो क्या कंडीशंस हैं? द प्रेसिडेंट shall not be a member of either house of parliament or of a house of legislature of any state। जो मैंने अभी आपको आर्टिकल 58 में बताया था सी क्लॉज में कि वो क्वालिफाइड तो होना चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन होना नहीं चाहिए। वही आपका आर्टिकल 59 बताता है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, और अगर ऐसा है, अगर वो मेंबर है तो क्या होगा, एंड इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as a president। ठीक है, अगर कोई हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई मिनिस्टर इलेक्शन लड़ता है प्रेसिडेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है वो तो मेंबर होगा ही ना। जैसे मान लो लोकसभा का कोई मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ता है, तो वो लोकसभा का तो पार्ट है ही ना। तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए वोटिंग हो जाती है और वो जैसे ही जीतता है और जैसे ही वो अपने ऑफिस में जाता है, वैसे ही उसको अपना लोकसभा का हाउस वैकेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका क्लॉज 1। क्लॉज 2 इज द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। अब ये क्या है? ठीक है, क्लॉज 3 देखो, द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा, आप उसका रेंट भी पेमेंट करो, आप बस वहां पे रहो। एंड शैल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस, ये सारे पेक्यूनरी बेनिफिट्स ही तो हो गए, ये सारे के सारे प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये सब प्रिविलेजेस जो प्रेसिडेंट को मिलती है वो कौन डिटरमाइन करता है? तो पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन करता है। ठीक है, और अगर पार्लियामेंट बाय लॉ पार्लियामेंट ने अभी तक डिटरमाइन नहीं किया है तो फिर सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रिविलेजेस हैं वो सारी की सारी मिलेंगी प्रेसिडेंट को। यही लिखा हुआ है, privileges as may be determined by parliament by law and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges are specified in the second schedule। ठीक है, वैसे कौन डिसाइड करेगा? तो इसको भी अंडरलाइन करना, पार्लियामेंट बाय लॉ। और अगर तब तक कोई ऐसा एज सच पार्लियामेंट ने नहीं डिसाइड किया है तो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड शेड्यूल में लिखा है। नाउ फोर्थ इज the emoluments and allowances of president shall not be diminished during his term of office। अब ये क्लॉज पता है कैसे आता है? assertions and reasons वाले क्वेश्चंस आने लग गए हैं अब। तो ये ऐसे आ जाता है कि प्रेसिडेंट का जो अलाउंसेस एमोल्यूमेंट्स ये सब हैं,
ये डिमिनिश हो सकते हैं, ठीक है, ये डिमिनिश हो सकते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि नहीं हो सकते, तो A is false and R is true ऐसा होता है ना, तो ऐसा ऐसा टिक करके आना है, ठीक है। मतलब क्या है इस चीज का, ये बोलना चाह रहा है कि द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जब तक उसका टेन्योर है, जब तक उसने ऑफिस को होल्ड करके रखा हुआ है, तब तक उसके इमोल्यूमेंट्स और उसका रिम्यूनरेशन कुछ भी कम नहीं हो सकती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज oath or affirmation by the president, article 60. Every president and every person acting as a president or discharging the functions of the president shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the, underline karo, highlight kar lo, chief justice of India, or in his absence the senior most judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form. प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, सीधी सी बात, आर्टिकल 60 क्या बोलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं अवेलेबल है उस टाइम पर, तो कौन दिलाएगा, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वैसे कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 चीजों के लिए ओथ लेता है, कौन कौन सी, फर्स्ट इज उसका खुद का ऑफिस, ठीक है, अपने ऑफिस के लिए वो ओथ लेता है कि मैं यहाँ पर ड्यूटीफुली ओबीडियंटली काम करूंगा, ये सब। सेकंड किसके लिए, सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली फॉलो करूंगा, हर प्रोविजन को मैं अच्छे से फॉलो करूंगा। एंड द थर्ड लास्ट इज द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके लिए, इन 3 चीजों के लिए वो ओथ लेता है। ये भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन सी चीज है वैसे, लेकिन तभी बच्चे गलत कराते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 61, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आर्टिकल 61 से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसे मैं आपको बताऊंगी। तो आर्टिकल 61 पहले बैरक लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट मतलब उसको रिमूव कैसे किया जाएगा। तो when a president is to be impeached for violation of the constitution, the charges shall be preferred by either house of parliament. अच्छा, अब ये जो आपकी बैरक लैंग्वेज है उसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको 6 स्टेप्स में बता दिया कि प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच्ड होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहली बात तो ग्राउंड्स क्या होंगे फॉर द प्रेसिडेंट्स वायलेशन, या तो उसने वॉयलेट किया हो आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1। अब आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 है क्या, पहले उसे पढ़ लेते हैं एक बार। Council of Ministers to aid and advise President. There shall be a Council of Ministers with Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with the advice. मतलब कि जो Council of Ministers हैं with the President, ठीक है, जैसे कि अमित शाह लोग हो गए ये, with the President नरेंद्र मोदी, ये सब लोगों को एड एंड एडवाइस करने का पूरा राइट है प्रेसिडेंट को। And such aid and advice given by them is bound on the president. प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस जो है वो बाउंड करती है, मतलब उसको माननी ही पड़ेगी, ठीक है। या तो वो इस क्लॉज का वॉयलेट कराओ तो ग्राउंड बन जाता है इम्पीचमेंट का अंडर आर्टिकल 61, या फिर एनी अमाउंट इनकर्ड बाय हिम इन रनिंग द गवर्नमेंटल मशीनरी विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ने कोई भी अमाउंट इनकर किया हो, ठीक है, इन रनिंग द गवर्नमेंटल मशीनरी बट विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो दीज आर द ग्राउंड्स जिससे प्रेसिडेंट का रिमूवल इम्पीचमेंट हो सकता है। अब 6 स्टेप्स हैं प्रेसिडेंट के रिमूवल के, बहुत ही सिंपल क्लियर लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज मोशन मतलब कि हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, उसको हटाना है, तो एक मोशन पास होता है, ठीक है। तो मोशन किसके द्वारा पास होगा, मोशन शैल बी पास इन ईदर हाउस, किसी भी हाउस में। ये कोई रिजिड नहीं है कि लोकसभा से ही पास होगा, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जाएगा या फिर राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जाएगा। मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में, ठीक है, ईदर हाउस, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है, मोशन को सपोर्ट कितना, मतलब किसी मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका सपोर्ट होना चाहिए ना,
मतलब मान लो कि लोकसभा में एक मोशन इंट्रोड्यूस किया किसी ने प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, तो अब लोकसभा को आगे ले जाने के लिए इस मोशन को 1/4 सपोर्ट चाहिए होगा। 1/4 सपोर्ट ऑफ मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है, 1/4 वोट्स ऑफ मेंबर्स। थर्ड स्टेप इज, अब प्रेसिडेंट को कुछ तो पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है उसके अगेंस्ट में, तो 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट कि आपके अगेंस्ट में हमने ये मोशन किया है, ग्राउंड ये है आपके इम्पीचमेंट का, ठीक है, हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसको सपोर्ट भी मिल गया है 1/4, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ, मोशन पास बाय 2/3 इन दैट हाउस। इंट्रोड्यूस करने के लिए इतना चाहिए 1/4, लेकिन पास करने के लिए कि वो दूसरे हाउस में चला जाए, जैसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, अब लोकसभा से राज्यसभा में भेजना है, तो उसके लिए कितना पास होना चाहिए, तो क्या टर्म है, 2/3 इन दैट हाउस। नेक्स्ट इज अदर हाउस, मतलब अब राज्यसभा की बारी आ गई। अदर हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा कि वो मोशन सही भी है या नहीं है, और फिर यहाँ पर राइट आ जाता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट राइट टू अपीयर। अब प्रेसिडेंट 14 डेज नोटिस तो उसके पास होता ही है, तो उसका राइट ऑफ अपीयरेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, जब दूसरा जो हाउस है जब वो इन्वेस्टिगेट करता है उस मोशन को, तब प्रेसिडेंट के पास राइट आता है कि वो अपीयर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज, अगर गिल्टी प्रूव हो जाता है प्रेसिडेंट एंड पास बाय 2/3 ऑफ टोटल नंबर, अब राज्यसभा ने भी 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स से वोट कर दिया और गिल्टी भी था वो, तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, इम्पीचमेंट हो चुका। तो यही 6 स्टेप्स हैं जो कि डायरेक्ट में थोड़े से टिपिकल, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से टिपिकल लैंग्वेज में हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता दिए। अब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एक तो फर्स्ट स्टेप ये, कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा, ईदर हाउस या फिर बोथ हाउस, तो ईदर हाउस विल बी योर आंसर। मोशन लाने के लिए, इंट्रोड्यूस के लिए कितना सपोर्ट होना चाहिए, 1/4। 14 डे, कितने दिन का नोटिस, 14 डेज। मोशन पास बाय, अब लोकसभा से राज्यसभा में ले जाने के लिए कितना क्राइटेरिया है जो कंप्लीट होना चाहिए, कितना वोट्स, 2/3। अदर हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रेसिडेंट का राइट टू अपीयरेंस कहाँ आएगा, इस स्टेज पे आएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर गिल्टी आ गया तो पास बाय 2/3 फिर से राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 61। प्रेसिडेंट के हमने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, और अब इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट में वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।